व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रेश वीडियो फ्रॉम द चैनल वर्ल्ड अफेयर्स। प्रशांत धवन सर नई वीडियो लेके आए जिसका टाइटल है इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स फॉल बाय 80 बिलियन, गेट रेडी फॉर मोर फॉल। तो फॉरेक्स रिजर्व एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें गिरावट आई है 80 बिलियन की। तो इस पे पूरा क्या कुछ है मामला पूरा कवर करेंगे और बहुत अमेजिंग तरीके से समझाते प्रशांत धवन सर। तो लेट्स सी द वीडियो और फिर बात करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक 1 2 3 एंड लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक काफ़ी बड़ी कमी आई है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉल बाय 80 बिलियन डॉलर्स। पिछले 2 सालों में आप अगर देखो तो ये ईयरली बेसिस पे सबसे बड़ा फॉल है। सीधा 80 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो चुका है। और इसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से हमारी करेंसी को हम बचा पाए। डॉलर के मुकाबले रुपी 85-90 के आसपास ना पहुंच जाए, 80 के आसपास ही बना रहे तो इट विल बी बेटर फॉर एवरीवन। मगर इसकी एक कीमत भी है। कीमत ये है कि हर हफ्ते हम देख रहे हैं ऑन एन एवरेज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 3.6 बिलियन डॉलर्स गिरता जा रहा है। और एज ऑफ नाउ इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार 550 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। इस स्पीड से अगर हम लगातार बढ़ते रहे तो अगले साल आपको भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 बिलियन डॉलर से भी नीचे दिखेगा। ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार से हम रुपये को कैसे बचा पाते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि नानमदौल ये एक बहुत ज़्यादा खूंखार टाइफून है, बहुत न्यूज़ में है, और एक देश ने एक रेयर स्पेशल वार्निंग इशू करी है कि जब ये टाइफून हमारे देश को हिट करेगा बड़े स्केल पर तबाही होने वाली है, तो पूरा देश तैयार रहे। तो आपको बताना है कि नानमदौल पर स्पेशल वार्निंग इशू करने वाला देश कौन सा है? चाइना, जापान, यूएसए या फिर इंडिया? कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना ये आपके सामने एक बहुत ही अच्छा चार्ट है, इससे आप समझ पाओगे कि अभी भारत के सामने क्या चैलेंज है और ये चैलेंज भविष्य में बड़ा क्यों होने वाला है। 12 साल पहले आप अगर जाओ तो 2010 में एक साल में भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 13.8 बिलियन डॉलर्स का इजाफा किया था। फिर आने वाले 3 सालों में थोड़े थोड़े हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट होते गए। फिर आया 2014, 2015, लगातार हमने देखा, देखो 2014, 15, 16 और 17 में लगातार 26, 31, 10 बिलियन, 50 बिलियन भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता रहा। 2018 में थोड़ी गिरावट आई और फिर 2019-20 में रिकॉर्ड उछाल हमको देखने को मिला भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में। और जब मैं कहता हूं विदेशी मुद्रा भंडार तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? विदेशी मुद्रा भंडार में हम काउंट करते हैं गोल्ड को, के कंट्री के पास सोना कितना है, उसके अलावा आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स, रिजर्व पोजीशन क्या है उसकी आईएमएफ में। हालांकि इन दोनों का रोल बहुत कम होता है। मेन जब हम बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की तो फोकस होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स पर कि डॉलर्स हमारे पास कितने हैं, यूएसए के ट्रेजरी बिल्स कितने हैं हमारे पास। तो इसमें भारत ने बहुत ज़्यादा इजाफा किया 2019 और 2021 में। और इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज पर बहुत वीडियोस लगातार आ रही थी। कई लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो 600 बिलियन, 650 बिलियन डॉलर्स के पार निकल गए। मगर फिर आता है 2022 में बहुत बड़ा खड्डा हो गया। ऐसा गड्ढा आप अगर देखो तो 2010 में भी हमको नहीं दिखा था। इट इज़ क्वाइट यूनिक कि किस तरीके से इसी साल में, और अभी तो ये साल ख़त्म भी नहीं हुआ, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार 82 बिलियन डॉलर्स गिर चुके हैं। और ये जो साइकिल है ऐसा नहीं है कि अब रिवर्स हो जाएगी कि अगले साल हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएंगे। आने वाले 1-2 साल तक पॉसिबिलिटी है कि स्थिति आपको ऐसी ही दिखेगी। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भारत सरकार ने ये डिसाइड कर लिया है कि रुपी हम बचाएंगे, रुपी को ज़्यादा नहीं गिरने देंगे। अभी आप अगर देखो तो रुपी की वैल्यू है $1 के हिसाब से 79 के आसपास। कंपैरिजन अगर मैं करूँ इंडियन रुपी का ब्रिटिश पाउंड से, जापानीज येन से, तो बाकी करेंसीज बहुत ज़्यादा गिरी है। इंडियन रुपी फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबल रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि भारत की जो निर्भरता है कच्चे तेल पर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के इम्पोर्ट पर, ये बहुत ज़्यादा है। और अगर रुपी हाथ से निकल गया तो अगले साल बजट बनाने में भी दिक्कत आएगी। कंट्री में सरकार प्रॉपर्ली पैसा खर्च नहीं पाएगी, क्योंकि भारत को जो कच्चा तेल चाहिए होता है उसका 85% हम करते हैं इम्पोर्ट। उसके अलावा हम लोग मोबाइल फ़ोन जो परचेज़ करते हैं, काफ़ी बार लैपटॉप्स परचेज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज़ करते हैं,
कुछ डेफिनेटली इंडिया में बनी होती है, मगर इनके बहुत सारे पार्ट्स, कई बार तो पूरा मोबाइल फोन ही बाहर से आता है। तो हर साल इंडियंस $57 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कर लेते हैं इंपोर्ट। और अगर मान लीजिए कि रुपये बहुत ज़्यादा गिर जाता है, डॉलर के मुकाबले पहुंच जाता है 90 रुपये, इवन 100 रुपये के आसपास, तो इंपोर्ट करने में हमको और भी ज़्यादा परेशानी आएगी और इससे डायरेक्टली हमारे देश में इन्फ्लेशन भी होगी। तो सरकार के पास ओवरऑल रूम बहुत ज़्यादा कम है। और देखिए, फॉरेक्स रिजर्व ना, हम काफ़ी बार कहते हैं कि इंश्योरेंस कवर की तरह होता है, मगर एक लिमिटेड इंश्योरेंस कवर ऑलमोस्ट आप कह लीजिए, आप अगर मान लो मुश्किल के दिन आ गए ना, तो आप कहते हो कि यार इंश्योरेंस कवर है, उससे हम बच जाएंगे। और आरबीआई ने काफ़ी बार कहा है कि मान लो कल को बहुत बड़ी आपदा आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कल को मान लो कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई देश में, तो तब भी हम 9 महीने का जो इम्पोर्ट है ये कवर कर लेंगे, इतने हमारे पास अभी विदेशी मुद्रा भंडार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहे कि कल को कोई भी प्रॉब्लम आए, वॉर आए, कुछ भी हो, हमारा कंट्री उसको सस्टेन कर पाए। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो ये इंश्योरेंस कवर है ना, इसको ही हमने धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर दिया। और ना सिर्फ इंडिया ऐसा कर रहा है, दुनिया भर में कई देश हैं, थाईलैंड, इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना विदेशी मुद्रा भंडार यूज़ कर रहे हैं अपनी करेंसी को बचाने के लिए। उसके अलावा आप देखोगे साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वेरियस कंट्रीज़ हैं जो लगातार अपना विदेशी मुद्रा भंडार कन्वर्ट कर रहे हैं, डॉलर्स परचेज कर रहे हैं और उस डॉलर से अपनी करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, इंटरनेशनल मार्केट ये कहाँ पे है? ये इंटरनेशनल मार्केट कहाँ पे है जहाँ पर हम अपना विदेशी मुद्रा भंडार बेचते हैं और उससे रुपये को सपोर्ट करते हैं? देखिए, इसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये ऐसा नहीं है कि इसके कोई हेडक्वार्टर्स हैं, इसके आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स मिलेंगे न्यूयॉर्क में, लंदन में, उसके अलावा सिडनी में, टोक्यो में। यहाँ पर करेंसीज एक्सचेंज की जाती है। और आरबीआई लिटरली क्या करता है कि जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, मान लो डॉलर्स हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं, ये फॉरेक्स मार्केट में हम बेच देते हैं और इंडियन रुपये परचेज कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हैं और फिर अलग से आपका एक बिजनेस भी चल रहा है, आपके बिजनेस में आपकी सेल बहुत कम हो रही है, लोग आपका जो प्रोडक्ट है परचेज नहीं कर रहे, तो आप कह रहे हो यार अभी के लिए ना दुकान को सपोर्ट करने के लिए मैं अपनी सेविंग से ही पैसे निकाल करना अपनी दुकान से खुद ही सामान परचेज करता रहता हूँ, ताकि सेल दिखे, लगे कि कुछ हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर की जा रही है। तो ऑब्वियसली ये हम बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। व्लादिमीर पुतिन को इंडिया ने काफी बार कहा है कि यूक्रेन वॉर अब खत्म कर दीजिए, कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमको भी हो रहा है। मगर क्लियरली यूक्रेन वॉर लगता नहीं है कि इमीडिएटली खत्म होने वाली है। लग रहा है कि अब ये वॉर चलेगी, तो इंडिया को तैयार रहना होगा आने वाले 2 से लेकर 3 साल तक पॉसिबली, कि हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये कम होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है एक बार को $400 बिलियन के आसपास भी पहुंच जाएं, बट ये जो टाइम हम बाय कर रहे हैं अपने विदेशी मुद्रा भंडार से, जो हम अपनी सेविंग्स को यूज करके सिचुएशन कंट्रोल में रखेंगे, करेंसी को कंट्रोल में रखेंगे, इस दौरान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात हमारे पीएम 85 बार कह चुके हैं, कच्चे तेल पर निर्भरता कम करनी होगी, क्योंकि सारा खेल यही है। हम मान के चल रहे हैं कि अभी के लिए सेविंग्स पर जी लो, आने वाले कुछ सालों में जो मेन खर्चा है कच्चे तेल को परचेज करने का, इसको हम बहुत हद तक एलिमिनेट कर देंगे। फिर उसके बाद एक बार को जब फॉरेक्स रिजर्व 300-400 बिलियन तक पहुंचेंगे भी, अगर वो टाइम आता भी है, तब तक इंडिया को उसकी इतनी आवश्यकता भी नहीं होगी। हम लोग अपनी करेंसी को बिना डॉलर में कन्वर्ट किए भी काम चला पाएंगे। तो ये जो बात बोली है ना पीएम मोदी ने, टारगेट है कि इंडिया ने एम किया है कि 50% नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी होनी चाहिए हमारी 2030 तक। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट है भारत के लिए। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भारत अगर खुद मैन्युफैक्चर करता है तो वहाँ पर भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी हद तक बचेगा। और ये भी जो हम बलिदान दे रहे हैं अपने विदेशी मुद्रा भंडार का, इसकी कुछ जस्टिफिकेशन भी होगी, समझ भी आएगा कि ठीक है एक टाइम पे हमने थोड़ा सा अपनी सेविंग्स को खर्च लिया, मगर अब हम स्ट्रांग पोजीशन पे आ गए हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो इंडिया के लिए ये हो सकता है कि जो ये 50% वाला एम है, इसमें हम बुरी तरीके से फेल कर जाएं, इंडिया की ऑयल नीड बढ़ती ही रहे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम सब लोग फेल कर जाएं, कुछ इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो भी ना, और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार भी $300 बिलियन के आसपास बचे हो, प्रॉब्लम आएगी। दैट विल बी अ डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडिया। तो इसलिए ये जो 10 साल है ये इंडिया के लिए मेक और ब्रेक ईयर्स हैं, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हमारा कंट्री इवेंचुअली अपनी डेस्टिनी कैसे शेप करता है। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने स्पेशल वार्निंग इशू करी है टाइफून नानमादोल के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, जापान, यूएसए, इंडिया। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। जापान ने इशू करी है नानमादोल टाइफून के लिए स्पेशल वार्निंग। यहाँ पर आप देख पाओगे लाइक नेवर बिफोर, कई सालों से जापान को
इतना ज़्यादा बड़ा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा और डेफिनेटली जापान को काफ़ी लॉसेस फेस करने पड़ेंगे इस पावरफुल टाइफून की वजह से। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप ये देखो, नो डाउट, जब इंडिया कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करता है तो उसकी ट्रेड नॉर्मली डॉलर के थ्रू होती है, बड़ी से बड़ी कंट्री जब ट्रेड करती है। तो अब ये देख लो कि इंडिया का जो करेंसी है वो 72 रुपीज़ पे था और आज वो लगभग 80 पर पहुंच चुका है। तो ये लगा लो, जहां पर $1 के लिए हमें 70 खर्च करने पड़ते हैं रुपए, आज वो 80 लगभग खर्च करने पड़े। और अगर महंगाई, इन्फ्लेशन ये सब चलता रहा इस तरीके से, तो अगर जहां $1 के लिए 70 दे रहे थे, वहां जेब से 100 रुपए निकल रहे हैं। वहां का तो $1 यूज हो रहा है, लेकिन हमें उस एक ही चीज को खरीदने के लिए हमें जेब से कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है, ये चीज देखो। तो वो चीज वही वाली बात है ना कि जैसे जहां पहले 9 रुपए का दूध का पैकेट आता था एग्जाम्पल, आज वो 30 रुपए का हो गया है। तो उसी पैकेट के लेने के आपको 3 गुना देना पड़ रहा है लगभग पैसे। तो वैसे ही वो चीज डॉलर के लिए। तो इस वजह से क्या होता है, और मोबाइल जब भी इंपोर्ट होंगे इंडिया में या बाहर से जो भी कच्चा तेल आता है, उतने ही क्वांटिटी को आपको ज्यादा रुपीस खर्च करके, तो इस पे अभी तो वो बैलेंस आउट कर रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व से। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर इंडिया 50% भी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी पे फोकस कर लेता है तो कच्चे तेल पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। कच्चा तेल ही मेजर इंडिया का जितना भी वो है पैसा इंपोर्ट में लगता है, तो कच्चे तेल पे बहुत खर्च होता है, क्योंकि गाड़ी चलना, इंजन, कितनी चीज़ें उसी पे चलती है। तो अगर हम सोलर पे फोकस हो जाएंगे, हम बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और इन पे डिपेंडेंसी हमारी थोड़ी कम हो जाएगी, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। फिर ये वाली बात आ गई कि फॉरेक्स रिजर्व जितने भी हमारे, उस पर इतनी टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, फिर आराम से बैलेंस आउट हो सकता है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। और हमें लगता है कि सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही, पीठ पीछे बहुत बड़े गेम होते हैं। ये फॉरेक्स को कैसे मैनेज करना है, महंगाई ना बढ़े, नहीं तो बाकी कंट्रीज की जो करेंसी है बहुत तगड़े लेवल पे गिर रही है, ये चीज़ है। और इंडिया फिर भी ठीक से संभला हुआ है यहाँ पर। तो वो ये ना कि जो बैक एंड में जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स काम करते हैं, वही हमारी हमें तो ऐसा लगता है कुछ नहीं कर रहे, कुछ बचा के रखते हैं। नहीं तो अगर फॉरेक्स रिजर्व ना यूज करना तो कच्चे इकोनॉमी और ऊपर जाए, वो प्राइस जो है ना $1 के लिए जहाँ 70-80 है अभी, तो वो कूद के अगर 100 पहुंच गया, तो लगा लो कि अभी जो पेट्रोल का दाम है वो तो और ज्यादा हो जाएगा एकदम से। तो सरकार भी बहुत दिमाग से चलती है। ये कहना आसान होता है कि ये पार्टी नहीं होती, ये वाली पार्टी आ जाती तो वो बैलेंस आउट करती, क्यों? वो थोड़ी जाके डॉलर को सस्ता कर देती या कुछ कर देती जब मार्केट क्राइसिस हो रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर एजुकेशन काम आती है। यहाँ पर कोई पार्टी काम नहीं करती आपके लिए, या कांग्रेस या बीजेपी, यहाँ काम करती है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैकएंड में काम कर रहे हैं, उनका दिमाग चलता है कि भैया इस चीज को यहाँ से बैलेंस आउट करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व में भी निकालते हैं ताकि करेंसी भी ना गिरे। और वो जो डॉलर्स हमारे फॉरेक्स रिजर्व में क्या है कि इंडिया के पास डॉलर्स की करेंसी रहती है, तो उन्हीं डॉलर को यूज करके डॉलर वाली चीज खरीद लेते हैं, क्योंकि रुपीस दे के डॉलर लेने की जगह अगर डॉलर से डॉलर ले रहे हैं ऑलरेडी इंडिया के पास है, तो वो इजी हो जाता है। ये चीज होती है समझने वाली, जिन चीजों को आपको डिटेल में समझना पड़ता है, जो एजुकेशन पे फोकस रखते हैं। इसलिए कहते हैं, खान सर की बात है कि सबसे बड़ा वेपन है एजुकेशन, उसको इस्तेमाल करो, तब हम समझ पाएंगे कि सिर्फ ये नहीं है कि हाँ कोई सरकार कहते हैं 10 रुपए की चीज फ्री में मिलेगी या पेट्रोल सस्ता नहीं होता है, ऐसे नहीं होता पेट्रोल सस्ता। जैसे अगर कांग्रेस के टाइम पर 30-35 लीटर का अगर पेट्रोल एग्जाम्पल था, तो ये देखो ना, कांग्रेस तो 80 में भी थी, 70 में भी थी जब थी, तो तब तो तेल 10 रुपए लीटर भी था या 5 रुपए लीटर भी था। तो महंगाई तो बढ़ती है, वो उसमें सरकार नहीं करती, वो इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है चीज़ों की, उस पर डिपेंड करता है। तो जागो ग्राहक, जागो जागो देश, और फोकस करना चाहिए हमें एजुकेशन पे। और जितनी एजुकेशन हमारी स्ट्रांग होगी, उतनी हमें ये चीज़ समझ आएंगी कि एक देश कैसे चलता है। क्या बात है, किसी पार्टी पे देश नहीं चलता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं हर एक चीज़। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।